अच्छा सर जी जी, अगर BOD इंस्टेड ऑफ 80 इंक्रीज हो जाए टू लेवल ऑफ 130 and the COD level is 150, what does it mean? देखें द डिफरेंस इज COD। Difference in COD. जी, एक्चुअली ये मैं सिर्फ आपको इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो COD है, ये अब हमें इससे डिज़ाइनर को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी बायोडिग्रेडेबल कंटेमिनेशन कितनी है और केमिकल के साथ मैंने कितनी बायोडिग्रेड करनी है चीज़ें। Okay. दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डाइज यूज़ करते हैं, डाई स्टफ़, तो आप डाई स्टफ़ की डाटा शीट अगर देखेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि डाइज जो हैं कुछ बायोडिग्रेडेबल 80-90% हैं और कुछ 20-30% हैं। ठीक है। तो ये भी पता कि जस्ट मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्लाइंट का ये इट्स नॉट अ इजी सब्जेक्ट कि जी आप सिर्फ क्लाइंट आपको BOD COD बता दे और ये भी ना बताए कि जी कि वो बायोडिग्रेडेबल, उसकी हमें सम टाइम्स उसकी डाटा शीट्स भी चाहिए होती हैं जो वो केमिकल यूज़ कर रहा है। सर we appreciate your effort, sir. जी, मैं आपको वो नॉलेज दूंगा ताकि जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट क्लाइंट को आपसे ज़्यादा पता नहीं हो, Right, sir. राइट, अनलेस यू सेल योर सेल्फ। देखिएगा कि BOD और COD जो हैं वो हमारे पास दो किस्म की होती हैं, BOD भी और COD भी। कुछ होगी जो आपके अगर TSS 200 आ रहे हैं सपोज, अगर आप देखें तो कुछ BOD COD जो होगी वो डिज़ोल्व होगी, कुछ सस्पेंडेड होगी। मेरी बात आपको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी 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 जी। इसका मतलब है कि एक अच्छे प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड BOD और COD क्या है। ठीक है। हो सकता है कि अगर आपकी COD जो है अनफिल्टर्ड 1000 आ रही है और वो फिल्टर्ड हो सकता है 800 आ जाए। बिल्कुल सही। तो उसकी ट्रीटमेंट स्कीम डिफरेंट होगी। बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है ये पॉइंट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आपने किसी क्लाइंट को किसी को बिड करना है तो या आपको क्लाइंट आपकी सर्विसेज मांगता है तो आप सबसे पहले उसे कहेंगे सर 3 डेज स्टडी करवाएं SGS से या कोई भी रिलायबल लैब है। वो 3 डेज की स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, और उस स्टडी भी पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्टडी भी उस दिन कराएं जब पीक लोड हो। ये नहीं हो कि क्लाइंट की दो मशीन्स चल रही हों और 10 लगी हुई हैं और वो स्टडी करवा लें। राइट सर। अच्छा, इसमें ये होता है जब आपके पास, मैं फॉर रेफरेंस SGS का नाम लेता हूँ, कोई भी लैब हो सकती है। जब SGS वाली टीम आती है वो आपके ड्रेन चैनल्स जितने भी हैं उनके ऊपर V नॉच लगाती है और उस V नॉच पे आवरली फ्लो मेजर करती है। सपोज आपका एक डाइंग है, एक ब्लीचिंग है, एक फिनिशिंग है, सबके ड्रेन अलहदा आ रहे हैं, एक बॉयलर है, कूलिंग टावर है, डिफरेंट ड्रेन चैनल्स हैं, तो वो हर ड्रेन चैनल के ऊपर एक V नॉच लगाएगी। उस V नॉच पे वो 24 आवर का डाटा फ्लो का लेगी। ठीक है, आवरली बेस पे। उसके बाद वो एक V नॉच लगाएगी जहां पे सारा ड्रेन आपका कंसोलिडेट हो रहा है। ओके। वहां पे भी आवरली डाटा लेगी। किसी वक्त आपका फ्लो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट
10,000 गैलन आ रहा होगा, किसी वक्त 5,000 आ रहा होगा और किसी वक्त 1,00,000 गैलन आ रहा होगा। क्योंकि आपके प्रोसेस वेरिएशन होगी, कभी डाइंग है, कभी ब्लीचिंग है, कभी वॉशिंग है, कभी फिनिशिंग है। जिस प्रोसेस में जब जो पानी निकलेगा तो वो होगा। ठीक है सर। तो वो फ्लो वेरिएशन भी आती है। ब्लीचिंग में जब आपको पानी मिलेगा तो उसकी कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा। मीन उसका हो सकता है बीओडी लेवल, सीओडी लेवल 10,000 हो। वॉशिंग जब आप कर रहे हैं हो सकता है आपका 100 के करीब हो, 200 के करीब बीओडी सीओडी हो। ठीक। यू गॉट माई पॉइंट जी। यस सर। अब क्या करते हैं वो कि जब आपका कॉमन ड्रेन चैनल के ऊपर जब वो वी नॉच लगाते हैं तो वहाँ से वो आवरली बेसिस पे सैंपल भी लेते हैं और उस आवरली बेसिस का सैंपल लेके 24 आवर्स का वो कंपोजिट सैंपल बना लेते हैं। ओके सर, ओके सर। मतलब कि मुझे खुशी तब होगी सब ज़रा वोकल रहें। जो चीज़ जहाँ नहीं समझ आए, आई विल बी हैप्पी टू रिपीट एनीथिंग एज मैनी एज टाइम एज यू विश, बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू गाइज मस्ट। Sir, we are fully alert, sir. Fully alert. थैंक यू, अप्रिशिएटेड। और हमारे पास डाटा जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा प्लान डिज़ाइन होगा। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। जब आप STS से एक रिपोर्ट करवाते हैं या किसी भी लैब से करवाते हैं तो उस रिपोर्ट में क्या होगा कि वो आपको 3 डेज़ का डे 1, डे 2, डे 3 उसका आवरली रीडिंग भी दे देगा और एवरेज भी दे देगा, मिनिमम भी दे देगा फ्लो और मैक्सिमम भी फ्लो दे देगा। ठीक है। लेकिन वो होगा 24 आवर्स का। वो 24 hours, 3 days. नो, दे विल गिव यू अ सेपरेट रीडिंग फॉर डे 1, डे 2 एंड डे 3। ये अब आपके पास 3 डाटे आ जाएंगे, मिनिमम फ्लो, एवरेज फ्लो और मैक्सिमम फ्लो फॉर डे 1, डे 2 एंड डे 3। ठीक है। ठीक हो गया ना जी? ठीक है सर। 3 डाटे आ जाएंगे। अब नॉर्मली जो हम देखते हैं कि यार पर डे टोटल फ्लो कितना आया, उसको हम 24 पे डिवाइड कर लेते हैं तो वो पर आवर फ्लो आ जाता है। ठीक है सर। ठीक है जी। वो एवरेज पर आवर आ जाएगा 24 आवर। हाँ जी, 24 आवर्स का। अब लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैच पॉइंट ये है कि लोग जो हैं, जो डिज़ाइनर हैं, वो रिपोर्ट तो लेते हैं 3 डेज़ की। डे 1 कोई एक सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा डाटा भी 24 आवर की बेस पे कंप्यूटेड है, डिज़ाइन बेसिस भी हम 24 आवर की बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सबसे पहला टैंक होता है जिसको हम इक्वलाइजेशन टैंक कहते हैं या बैलेंसिंग टैंक कहते हैं, जिसमें पानी आता है, हम वो 4 घंटे का बना लेते हैं। सॉरी? वो हम 4 आवर्स का या 6 आवर्स का बना लेते हैं। हाँ, अच्छा। इट मीन्स के एक चीज़ जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये है कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री अगर वो बैच प्रोसेस में ऑपरेट कर रही है और उसके जो एफ्लुएंट निकल रहा है उसमें वेरिएबल कंटेमिनेशन और फ्लोज हैं, हम देखते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट इफ़ आई एज्यूम कि एक डेनिम यूनिट है और उस यूनिट में जितने भी प्रोसेस हैं वो 6 आवर में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, इफ़ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ करेक्ट, आप लोग एक्सपीरियंस हैं, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी एज वेल। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इक्वलाइजेशन टैंक मिनिमम 8 to 12 आवर्स का बनाएंगे। क्यों? ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी प्रोसेस से रिलेटेड है जी करता होता है नहीं। जी, अगर हम 8 to 12 आवर्स का नहीं बनाएंगे तो वो हमें फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक। तो प्रॉब्लम किस तरह की आती है? थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी तो जी सर, प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपकी
कंटेमिनेशंस जो हैं वो होमोजेनाइज नहीं होंगी, और आपका फीड स्टॉक आगे जो वेस्ट वाटर में जाना है उसकी क्वालिटी वेरी कर जाएगी। कभी बीओडी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी सीओडी बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे समझें कि आगे जो हमने प्लांट में पानी देना है वो हमने कंसिस्टेंट क्वालिटी का और क्वालिटी और क्वांटिटी का देना है। तो हम वो आपकी बात से जो समझा हूँ, जी प्लीज़। मैं ये समझा हूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस अगर 6 घंटे का है, तो अगर हम 8 या 10-12 घंटे का इक्वेशन टाइम बनाते हैं तो होगा ये कि 6 घंटे का पानी तो उसमें आ जाएगा और उसके पास एक टाइम भी होगा जिसमें हम उसको इक्वलाइजेशन कर सकेंगे और देन उसको हम आगे भेज सकेंगे जी। तो वो हर चीज़ आगे जाएगी। अगर हमारा टाइम छोटा होगा तो हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और आगे सिस्टम में प्रॉब्लम आगे जो क्वालिटी जाएगी। देखिए हमने डेटाबेस कौन सा किया है, 24 आवर का, ऐसे ही किया ना जी, 24 आवर्स का हम डिज़ाइन उस पर कर रहे हैं। एवरेज ऑफ ऑल पैरामीटर्स जो हम लैब जो टेस्ट कर रही है वो 24 आवर्स का कंपोजिट सैंपल लेके कर रही है। ठीक है। मतलब कि दूसरी बात ये है कि एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट को डाइंग दोबारा करनी पड़ जाए या वॉशिंग दोबारा करनी पड़ जाए उसी बैच की। बिल्कुल सर, होता है ना जी। तो इसलिए प्रोविजन हमें कम से कम, अगर आपका समझते हैं कि कस्टमर का बैच या मेरे क्लाइंट का बैच प्रोसेस 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे एटलीस्ट वाइज डिज़ाइन जो है वो 12 आवर्स तक ज़रूर रखना चाहिए। मतलब है कि जो एक फैक्टर जो आप बता रहे हैं वो तकरीबन 1.5 to 2 का फैक्टर लगा सकते हैं इसमें। जी, जो आपके फॉरेन बायर्स हैं जिसमें नाइकी है, एडिडास है, H&M है, वो कहते हैं कि आप जो इक्वलाइजेशन टैंक है, फर्स्ट टैंक, इट शुड बी ऑफ 24 आवर्स कैपेसिटी मिनिमम। लेकिन क्योंकि इट गोज़ टू द कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि जितना ही टैंक बड़ा होगा उतनी ही कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होगी। अभी मलिक साहब, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन पाकिस्तान इस हवाले से? देखें, अभी जो हम लोग जो हैं क्लाइंट की फैसिलिटेट करने के लिए, जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ फैसिलिटेट करने के लिए, तो इट मीन्स कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द प्रोसेस, विदाउट टेकिंग ऑन एनी रिस्क, तो हम मिनिमम भी 8 आवर्स मिनिमम, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, इफ माई कस्टमर डोंट हैव द एरिया अवेलेबल, व्हाट शुड आई डू? It means if you are going down below the 8 hours level, it means there is some compromise. Yes, सर, आप देखें ना, आपकी डिफरेंट स्ट्रीम्स आ रही हैं, जब तक कि वो होमोजेनाइज नहीं होंगी, मिक्स नहीं होंगी। आपने बेसिकली जो फर्स्ट टैंक है जिसको इक्वलाइजेशन टैंक कह रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लो फ्लो को, हाई फ्लो को, लो कंटेमिनेशन स्ट्रीम को, हाई कंटेमिनेशन स्ट्रीम्स को, सबको वो होमोजेनाइज कर दे, ताकि आगे जब हम प्लांट को पानी दें तो वो कंटिन्यूस फ्लो का दें और कंटिन्यूस क्वालिटी का दें। इक्वलाइजेशन टैंक। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो हैं वो कहते हैं, देखें यार, उसकी तो प्राइस कम आ रही है, आपकी ज़्यादा आ रही है। अब अगर आप ये चीज़ उसमें अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट में एक बात करूं, 1 लाख गैलन का इक्वलाइजेशन टैंक है, तो उसको अगर मैं 50 रुपये गैलन भी कंक्रीट वर्क लगाऊं तो वो 5 मिलियन का बनेगा। 5 मिलियन का 50 लाख का वो बनेगा, 12 घंटे की स्टोरेज। अगर मैं इसको 24 का करता हूं तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। तो जो कमर्शियल लोग हैं वो इन चीज़ों पे खेल रहे होते हैं। लेकिन for any engineer or the consultant, it is the prime responsibility that he must check
द पैरामीटर्स के जी कि ये डिज़ाइन ठीक है। अभी तो हम सिर्फ रिटेंशन टाइम्स की बात कर रहे हैं, टैंक साइजिंग की बात कर रहे हैं, हम आगे बात नहीं कर रहे। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका फर्स्ट इक्वलाइजेशन टैंक शुड बी ऑफ द कैपेसिटी which should meet the customer requirement to homogenize the effluent incoming effluent। Agreed sir, clear है। अच्छा जी, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, टैंक्स के अंदर हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। वन टर्म इज साइड वाटर डेप्थ, SWD, S for slim, W for water, D for depth, side water depth। ओके। अब आपका साइड वाटर डेप्थ, अब आपका कोई भी जो इक्वलाइजेशन टैंक के अंदर पानी आ रहा होगा तो वो किसी ड्रेन चैनल से आ रहा होगा। ड्रेन चैनल से जब वो इन होगा इक्वलाइजेशन टैंक में, हो सकता है कि ड्रेन चैनल की अपनी डेप्थ एट द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज -1 मीटर हो। अच्छा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्वलाइजेशन टैंक बनेगा वो उसकी जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो -1 से स्टार्ट होगा, और -1 से लेके ग्राउंड फ्लोर से हम तकरीबन 0.3 मीटर या 300 mm कंक्रीट बाहर निकालते हैं ताकि कोई गिर ना जाए चीज़ अंदर। मेरी बात समझ में आ रही सर? अगर किसी को इस पॉइंट पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। नहीं सर, आप नहीं समझ ऑलरेडी जो ड्रेन का जो वहाँ पे ड्रेन एंटर हो रहा होगा हमारे टैंक में, उससे नीचे से जो एरिया होगा वहाँ से उनका उसको हम साइड वाटर डेप्थ कहेंगे, SWD कहेंगे। और उससे लेके ग्राउंड लेवल से बाहर तक जो हमने कंक्रीट टैंक की वॉल निकालनी है बाहर, उसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड, FB। FB लाइव आ रहा है फेसबुक पे, कहाँ से? वेम्स पे भी आ रहा है, मेरे पे भी आ रहा है सब। चलो ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने कोशिश ये की थी कि मैं अपनी फेसबुक पे भी, अपनी कंपनी की फेसबुक पे भी ये चीज़ें डाल दूं, सो दैट कि मेरे जितने इंजीनियर्स कुछ लर्न कर सकते हैं तो मेरे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए, ताकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है और इससे लर्निंग भी होती है। मे बी आई विल बी लर्निंग फ्रॉम यू गाइज एज वेल, दैट्स माई प्राइम ऑब्जेक्टिव दैट। क्योंकि पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पॉपुलर। वी डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट जो कि टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहा हो या लर्निंग दे रहा हो। We are only having the environmental engineering or civil engineering, these type of institute, they are making a subject out of their lots के जी कि कुछ सब्जेक्ट्स में लोग उसको पढ़ लें, लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ा रहा। तो जो मैंने 30 इयर्स में लर्न किया है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कंट्री को, मेरे प्रोफेशनल्स को फ़ायदा हो। और मेरे पास कोई भी आ जाता तो मैं उसको पकड़ के समझाना शुरू कर देता हूँ कि शायद मेरे बाद लोग मुझे याद रखेंगे कि यार कोई जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर सबसे ज़रूर करूं। और आप लोग इंडिविजुअली कोई भी बंदा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, मेरा फ़ोन नंबर भी आप लोग ले लें, ईमेल भी ले लें, मुझे मिलना चाहे, आई विल बी ग्लैड टू ट्रांसफ़र एनी इंफॉर्मेशन विच आई हैव इन माई हार्ट एंड ब्रेन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब हम इक्वलाइजेशन टैंक की जो अब हमने बात की कि इक्वलाइजेशन टैंक तक के साइड वाटर डेप्थ, फ्री बोर्ड और टोटल को हम कहते हैं कि टोटल डेप्थ ऑफ द टैंक। टोटल डेप्थ ऑफ द टैंक विल बी साइड वाटर डेप्थ प्लस SWD।
साइड वाटर साइड क्लियर है सर। ठीक हो गया जी। अब हम इक्वलाइजेशन टैंक में पानी डालने से पहले हम उसके अंदर स्क्रीनिंग करते हैं। अब मैंने एक पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें एक स्क्रीन शो हो रही है वेस्ट वाटर के जहाँ एंटर हो रहा है। जी अब हम स्क्रीन हमें अप्रोप्रिएट लगानी है। स्क्रीन का ऑब्जेक्टिव ये है कि अब इसके लिए हमें पार्टिकल साइज चाहिए होता है। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे तो हमें ग्रिट आती है, स्टोन आती हैं, शॉपिंग बैग आते हैं या इस किस्म की चीज़ें आती हैं। जब इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो उसके लिए हम बार स्क्रीन लगा देते हैं। बार स्क्रीन यू अंडरस्टैंड, आपने देखी होगी कि एक आप रॉड्स लें डिफरेंट एक इंच या हाफ इंच स्पेसिंग के साथ उसकी एक बार स्क्रीन बना लें और वो लगा दें ताकि कोई सॉलिड अंदर ना जाए, क्योंकि इक्वलाइजेशन के बाद पंपिंग हो रही होती है तो पंप के डिफ्यूज़र इम्पेलर वो प्रोटेक्टेड रहें। जी सही। ठीक है। अब जबकि हम बात करते हैं फैब्रिक्स की, डाइंग की या इस तरह, इसमें हमारे पास फाइन फैब्रिक्स भी आ जाते हैं, फाइन थ्रेड्स भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो फाइन थ्रेड्स किस लेवल तक हैं। अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है इट इज़ बियॉन्ड 500 तो फिर हम फाइन स्क्रीन लगा देते हैं ऑटोमेटिक। वो क्या करता है कि फाइन थ्रेड्स को रिमूव करता रहता है। ठीक है सर। ठीक है। अब हम आ गए इक्वलाइजेशन टैंक में। इक्वलाइजेशन टैंक में अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जब जहाँ से पानी इन होगा उसके नीचे वाला पार्ट विल कॉल्ड साइड वाटर डेप्थ, और उसके ऊपर वाला जो पानी जो खाली होगा, जिस तरह के मैंने ब्लू कलर में दिखाया एम्प्टी, इस केस में वो फ्री बोर्ड एरिया है। ठीक हो गया जी। अब इस टैंक के अंदर हम इसके अंदर जो भी एफ्लुएंट आएगा उसके जब हम इसमें पंप लगाएंगे, पंप हम सबमर्सिबल भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और पंप की पिट हम बाहर भी बना सकते हैं। ठीक है। कोशिश करें कि सबमर्सिबल लग जाएं, अगर नहीं तो फिर साइड पे आपको एक पिट बनाएं, उसके अंदर एंड सेक्शन पंप लगा दें। लेकिन आपने पंप कोई टेक्निकल रिकमेंडेशन होती है आपकी तरफ से कि सबमर्सिबल होना चाहिए या? देखें, सबमर्सिबल आई नॉर्मली नॉट प्रेफर। उसकी वजह यह है कि सबमर्सिबल जो पंप्स होते हैं वो आप अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैक्ट्री का उसमें रिपेयर नहीं कर सकता। इट विल हैव टू गो टू द सप्लायर, और किसी की फैक्ट्री में वो जाके इसका इम्पेलर या मोटर वो उसको वाइंड करेगा। लेकिन जो एंड सेक्शन पंप होते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको आप उसके बेरिंग भी चेंज कर सकते हैं, इम्पेलर भी चेंज कर सकते हैं, कपलिंग भी चेंज कर सकते हैं। वो द मेंटेनेंस टीम द एवरी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ द पंपिंग एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम, दे आर वेल फेमिलियर के फॉर देयर रूटीन मेंटेनेंस। राइट। हमें दो चीज़ें, एक अच्छे इंजीनियरिंग माइंड के साथ हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। वन इज़ द कैपिटल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द ईज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। राइट जी, ठीक है। अब अगर हम इसमें सबमर्सिबल लगाएंगे तो वो इस टैंक के अंदर ही लगेंगे। अगर हम एंड सेक्शन लगाएंगे तो साथ में हम एक पिट बनाएंगे, और उस पिट में उसका जो बॉटम होगा दैट विल बी एट द सेम लेवल जिसका इक्वलाइजेशन टैंक का लेवल है। और वहाँ से हम एक पाइप निकालेंगे जो पंप की सेक्शन को डायरेक्ट दे देगा। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है, चाहे क्लीन वाटर हो या वेस्ट वाटर हो, कोशिश करें कि आप पॉजिटिव हेड दें पंप्स को। अगर यही पंप में एंड सेक्शन वाला
मैं टॉप ऑफ द टैंक पे लगा देता हूँ, तो जब वो पानी नीचे से खींचेगा 2 मीटर से तो वो नेगेटिव सेक्शन कहलाएगी। ठीक है सर। आपने ऑलवेज ट्राई टू मेक ए प्रपोजल और डिज़ाइन इन विच यू हैव पॉजिटिव सेक्शन ऑफ द पंप। नेगेटिव सेक्शन में ये होता है कि अगर पंप ने पानी नहीं उठाया, पंप ड्राई रन होगा। पंप जब ड्राई रन होगा तो उसके ऊपर उसमें जितना अपने अंदर पानी है उसकी केसिंग में, वो गर्म होता जाएगा, और वो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो कोई ना कोई चीज़ ब्रेक कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, हम इक्वलाइजेशन टैंक तक सबको समझ लगी सर? यस सर। नाउ इन इक्वलाइजेशन टैंक का आपको मैंने डिज़ाइन क्राइटेरिया भी बता दिया, स्क्रीन का भी बता दिया कि इसके अब हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। आपको अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं और अच्छे कंसल्टेंट हैं तो मेरी अपनी वेम्स फॉर द 2 डिकेड्स मेरी अपनी एक प्रायोरिटीज़ हैं। अपनी मैंने जो आई हैव अर्न अल्हम्दुलिल्लाह गुड नेम, शायद आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो। मैं क्लाइंट किसी को भी बग़ैर डाटे के कुछ नहीं देता, ऑर्डर नहीं लेता। आई लीव द ऑर्डर अनलेस के क्लाइंट, मैं कहता हूँ कि अगर क्लाइंट ने 10 मिलियन की या 100 मिलियन की या 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर वो 2 लाख या 3 लाख का डाटा जनरेट नहीं कर सकता तो ऐसे क्लाइंट कोई सीरियसनेस का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल को वो आपको भी तंग करेगा रॉन्ग डिज़ाइन पे। और दूसरी जो सबसे बड़ी, ये आप शुरू में ही प्रॉस्पेक्ट्स की स्क्रीनिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ जी, मैं आपको एक बजट प्रपोजल और स्कीम दे देता हूँ। मैं आई विल नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस आई गेट द डाटा। कुछ कस्टमर मुझे कहते हैं जी कि आप हमें, कुछ कस्टमर कहते हैं जी आप हमें एनालिसिस करवा दें या सुपरवाइज़ कर दें, तो मैं आपको भी थोड़ा गाइड करूँगा। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी जितने अच्छे स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाएं, उसको ये तो नहीं कहते कि मेरा टेस्ट भी आप ही खुद ही कर लो। वही थैंक यू वेरी मच सर, हम समझ रहे हैं सर। हाँ, हमें अपना पार्ट प्ले करना है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। उन्हें कहें जी यस, अगर आपका हमारा बंदा आके सुपरवाइज़ कर देगा, मीटिंग SES या लैब के साथ कर लेगा, सब कुछ समझा देगा, स्टडी कर लेंगे, लेकिन द अल्टीमेट रिजल्ट्स दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैब विच इज़ डूइंग द टेस्टिंग एंड कलेक्टिंग द सैंपल। राइट। दूसरी बात ये होती है कि अगर मेरे पास लैब फैसिलिटीज़ भी हों और मेरे पास हैं कुछ की पैरामीटर्स चेक करने के लिए, एक लैब के जो टेक्नीशियंस हैं वो दिन में हर वक्त BOD COD चेक कर रहे हैं और मेरा लैब का टेक्नीशियन हफ्ते के बाद एक सैंपल कर रहा है, तो दोनों की एक्यूरेसी में फ़र्क होगा। ठीक है सर। राइट सर? बिल्कुल सर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे टीम मेंबर एनी क्वेश्चन अभी तक जो हुआ है, टीम मेंबर्स कोई क्वेश्चन वगैरह है तो करने मत साहब। क्लियर है, अभी तो आगे बढ़ो। क्लियर, ठीक है सर जी। क्लियर अभी तक। चलें, ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी क्लैरिफायर। प्राइमरी क्लैरिफायर में अब जो आपके बायर्स हैं वो कहते हैं आप सिंपली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें, आप केमिकल ट्रीटमेंट ना करें। तो अब जो आपके बायर्स की रिक्वायरमेंट है, फॉरेन बायर्स की, उसमें प्राइमरी क्लैरिफायर हम नहीं लगाते। लेकिन आप क्योंकि इस चीज़ को, वेस्ट वाटर को ओवरऑल समझना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ आपके, जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर अबाउट द वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी, कि यह प्रोसेस क्या है, प्राइमरी क्लैरिफायर क्यों लगता था। अगर आपके TSS ज़्यादा हैं, मे बी 1800 या 800 हैं या 600 हैं,
मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जी आपकी जो बीओडी और सीओडी हैं वो कुछ डिज़ोल्व होती है और कुछ सस्पेंडेड होती है, जी और टोटल डिमांड जो है वो आपकी आएगी डिज़ोल्व प्लस सस्पेंडेड बीओडी और सीओडी लोड। तो हम क्या करते थे, अगर हम लोकल NEQS फॉलो कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो हमें क्या होगा कि हम कोएगुलेंट और फ्लोकुलेंट डाल के ये जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं इसका साइज़, फ्लोकुलेंट डालेंगे तो वो क्या होगा कि उसका पार्टिकल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और जब उसको कोएगुलेट करेंगे, जब वो फ्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो वो हैवी हो जाएंगी। जब हैवी हो जाएंगी तो बाय ग्रेविटी वो नीचे सेटल हो जाएंगी। अब वो सेटल हो के नीचे क्लैरिफायर को बैठ जाएंगी, क्योंकि बाय ग्रेविटी एनीथिंग हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 या लाइटर heavier than water, that will settle down, and anything which has the density or the specific gravity less than water like oil, it will go up. ऐसे ही है ना जी सेटलमेंट का प्रिंसिपल, ऑयल हमेशा ऊपर ही सरफेस पे आएगा और जो हैवी चीज़ें हैं वो नीचे जाएंगी। तो इसमें हम फिर फ्लोकुलेंट एंड कोएगुलेंट डालते हैं और वो निकाल। अब जी सस्पेंडेड सॉलिड क्यों हम इस तरह रिमूव करते हैं, उसकी वजह ये है कि सपोज आपकी BOD 1000 थी, इंक्लूडिंग सस्पेंडेड सॉलिड एंड BOD डिज़ोल्व लोड। अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड को नीचे सेटल करवा लेते हैं तो हमारी BOD 800 रह गई या 20% रिड्यूस हो गई। जी अब जब हम एरिएशन टैंक में जाएंगे, जब हम उसको एरिएट करने के बाद हमने वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जब पूरी करनी है तो हमें ब्लोअर का साइज छोटा हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? जी सर, आगे ब्लोअर की पावर हमारी कम लगेगी, पावर भी कम लगेगी, और दूसरा साइज ऑफ द एरिएशन टैंक भी कम हो जाएगा। तो फिर इसको सर हटाया क्यों किया प्राइमरी क्लैरिफायर को, या पहले के इंपोर्टेड वाले हैं वो हटा देते हैं डिवाइस वाले? देखें, मैं कह रहा हूँ अगर आपने NEQS अचीव करने हैं लोकल तो आप क्लैरिफायर ज़रूर लगाएं अगर सस्पेंडेड सॉलिड अवेलेबल हैं। अगर आपका बायर जो कह रहा है ना, अब उसकी एक और वजह है, अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट का इशू और अवेयरनेस पाकिस्तान में आई और ग्लोबली NGOs ने और आपके बायर्स ने इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी, तो अब हमें जो इसमें से स्लज निकलेगी, क्योंकि हम फेरिक क्लोराइड, लाइम या फ्लोकुलेंट कोएगुलेंट पॉलीमर डाल रहे होंगे, तो वो केमिकल स्लज निकलेगी। वो उस केमिकल स्लज को भी हमें कहीं डिस्पोज ऑफ करना है। दैट विल बी एन अदर हैसल। It's a very big hassle, sir. या तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो हमारे फ्लोकुलेंट्स हैं, लाइक फेरिक क्लोराइड है या लाइम है, सॉरी फेरिक क्लोराइड है और इसमें हमारे एलम है, अब हम रिसाइकलिंग की तरफ जा रहे हैं। जब हम आगे रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो उसमें वी हैव टू मेक द वाटर फिट फॉर द RO मेम्ब्रेन्स जिसमें से पास होना है। उसमें हमारी ये आपका एलम, एल्युमिनियम, हैवी मेटल जिसको हम कह रहे हैं, फेरिक कह रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। तो दीज आर द मल्टीपल रीजंस, बट डू एज द रोमन्स डू। देखें, आपके पास, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ना आपके कस्टमर के पास। वी हैव टू फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बायर who is importing and facilitating us by placing orders. अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आई विल अप्रिशिएट इफ समवन कैन स्पीक लाउडली।
है लास्ट। हाँ जी वली साहब, सॉरी थोड़े। जी, कैन वी रिज्यूम नाउ? यस सर प्लीज। Okay, I think I have communicated you about the clarifier process. प्राइमरी क्लैरिफायर का प्रोसेस आप में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। प्राइमरी क्लैरिफायर के ऊपर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ओके, अब क्या होगा कि आप प्राइमरी क्लैरिफायर के बॉटम पे देख रहे होंगे कि एक रेड लाइन आ रही है, और रेड लाइन इज बेसिकली इट इज द आउटलेट फॉर द स्लज। इस स्लज को हम ले जाएंगे किसी टैंक में। अगर हमारे पास कोई जगह है तो हम वहाँ पे स्लज ड्राइंग बेड बना सकते हैं, ताकि सनलाइट में वाटर जो है वो नीचे फिल्ट्रेट हो जाए और स्लज ड्राई आउट हो जाए, और ड्राई स्लज को हम डिस्पोज कर दें। अगर जगह नहीं है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम फिल्टर प्रेस लगा सकते हैं, बेल्ट प्रेस लगा सकते हैं फॉर द डी वाटरिंग ऑफ द स्लज। ओके सर, राइट सर। क्लियर है सर ये। दो अब प्राइमरी क्लैरिफायर के बाद then we will Okay. from the primary clarifier, if it exists, अगर नहीं exist करता तो directly from the equalization tank the waste water will be fed to aeration tank. परेशानी हो रहा है, वो मनीष साहब कह रहे हैं कि जो चीजें वो बता रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अपना आदर साहब को क्वेश्चन तो अच्छा सर, ऐसे जी अभी सर अभी ये काम ऐसे करते हैं, मैं तमाम अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन अपने पास नोट करते जाएं। आफ्टर वंस आई फिनिश दिस प्रेजेंटेशन फॉर Q&A सेशन कर लेंगे, ताकि इस फेसबुक पे भी लाइव प्रोग्राम जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे तो वो शायद इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे। तो बेटर कि मैं ये सारी प्रेजेंटेशन को, अगर कोई माइनर सी क्लैरिफिकेशन हो तो वो इन बिटवीन यू कैन आस्क, और बाकी क्वेश्चन एंड आंसर आप चाहे 2 घंटे कहेंगे आई एम अवेलेबल। राइट सर, go back. Yes, now our clarified effluent will enter into the aeration tank. एरिएशन टैंक में यहाँ पे ही हमने अपनी बायोमास जनरेट करना है, बैक्टीरिया जनरेट करना है, यहाँ से स्लज डेवलप करनी है। वो जितना भी आपका हमारा कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी बायोडिग्रेडेशन जी, उसकी जो बायोडिग्रेडेशन है वो सारी की सारी एरिएशन टैंक में होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पॉल्यूशन लोड, बीओडी लोड, सीओडी लोड कितना है पर डे। उस लोड की बेस के ऊपर हम एयर भी कैलकुलेट करते हैं, टैंक का साइज़ भी कैलकुलेट करते हैं, और इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं लाइफ कि हमने कितने माइक्रोब्स जनरेट करने हैं। फूड टू माइक्रोब रेशो कहते हैं जिसको हम कहते हैं F/M रेशो, फूड टू माइक्रोब रेशो। ये हमने मेंटेन करनी होती है कि जी माइक्रोब, यानी कि ऐसे ही है। अगर मैं क्रूड एग्जांपल में आपको समझाऊं कि अगर एक पार्टी में कुछ 100 पीपल आ गए हैं तो हमने देखना है उसके लिए फ़ूड कितना चाहिए। अब हमारे पास फूड कांस्टेंट है तो उसके मुताबिक हमने लोगों को इनवाइट करना है। मैंने 50 लोगों का खाना अगर दे रहा हूं तो मैंने 50 लोगों को इनवाइट करना है।
तो ये नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं फूड टू माइक्रोब रेशो। तो F/M रेशो हमने मेंटेन करनी होती है, वो एक डिज़ाइन पैरामीटर है जिसको हम 0.1 से लेके टेक्सटाइल में और 0.15 तक जो है इसको मेंटेन करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, वो हम एनालिसिस रिपोर्ट पे डिसाइड करते हैं। दूसरा, जब आप इसको प्लांट को एरिएशन, नीचे जो आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ें, जिसके ऊपर ये हाईलाइट भी कर रहा है मेरा कुलीग, ये डिफ्यूज़र्स हैं। पूरा का पूरा जो नीचे एरिएशन टैंक होता है, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, समझें कि पूरा रूम जो है इसमें 1-1 मीटर पे पाइपिंग लगी है आफ्टर एवरी 1 मीटर, और हर मीटर के ऊपर डिफ्यूज़र लगा हुआ है। हमने जो डिफ्यूज़र की क्वांटिटी है, जो एरिया होता है उसका मिनिमम 5% ऑफ द एरिया डिफ्यूज़र के साथ कवर करना होता है, ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन द कंप्लीट एरिएशन टैंक इज़ ऑब्जर्व्ड। अब ग्रेजुअली जब हम प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हम इसके अंदर कोई बायोमास नहीं होता। अभी 2-3 हमारे पास टेक्निक्स हैं कि हम हाउ टू जनरेट द बायोमास। तो हम आर्टिफिशियली ये काऊ डंग भी डाल सकते हैं, जो चीपेस्ट सोर्स है, जिसको उर्दू में कहते हैं गाय का गोबर। हम वो भी डाल सकते हैं कि काऊ डंग हैज़ ऑल द बैक्टीरिया ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, आपने मतलब ये था कि मतलब स्पेशली कॉल की ओके है या भैंस भी चल सकते हैं? सॉरी, क्या चीज़ थी? भैंस भी चल सकते हैं। भैंस तो सर जो अवेलेबल है डाल लीजिएगा। भैंस काऊ डाल लें, बफलो डाल लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखें शहबाज शरीफ की 10 गायें इतना कर रही हैं, वहाँ से मंगवा लीजिएगा काफ़ी। मुझे एक्चुअली आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। मतलब ये अभी ठीक है सर, क्लियर है जी। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि वो बात करना काऊ की भैंस ज़्यादा है, इस वजह से। सर वो कोई इशू नहीं है। काऊ जब में अब ये होता है कि देखें, अगर आपके पास 10 किस्म के खाने पड़े हुए हों, बूफे लगा हुआ हो, चाइनीज़ भी लगा हो, जापानीज़ भी लगा हो, कॉन्टिनेंटल भी लगा हो, तो जो आपका टेस्ट होगा आप वही खाएंगे। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया जो सूटेबल फॉर दैट वेस्ट वाटर होंगे वो ग्रो करेंगे उसमें, बाकी सब डेड हो जाएंगे। ओके सर, ओके, राइट सर। यू गॉट माई पॉइंट सर। इसमें फिर हम BOD इंक्रीज़ करने के लिए वो हम शुगर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर हमें आर्टिफिशियल बैक्टीरियाज भी मिलते हैं। अगर कोई क्लाइंट बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको डेवलप करना चाह रहा है तो वो बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। या आप किसी दूसरी फैक्ट्री का आप वहाँ से स्लज ला के उसकी सीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है सर, ठीक है, पर्पस क्लियर है इसका। अच्छा, अब आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपकी जो हमने पहले प्राइमरी क्लैरिफायर की बात की थी, तो प्राइमरी क्लैरिफायर में जो वेलोसिटी है, प्राइमरी क्लैरिफायर में जो वेलोसिटी है, प्राइमरी क्लैरिफायर में जो वेलोसिटी है ना जी, वो आपने 1.5 मीटर पर आवर से लेके 1 मीटर पर आवर के रेंज में रखनी है। यानी कि उसका डाया इतना होना चाहिए कि फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया इज़ द वेलोसिटी। जितना आपका फ्लो आ रहा है, आपने क्यूबिक मीटर में अगर आप चलेंगे तो फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया।
आप ये चेक तो वो आपने वेलोसिटी जो है 1.2 से लेके 1.5 की रेंज में रखनी है ताकि वो सेटलिंग वेलोसिटी भी उसको मिल जाए। और इसी तरह जो इसकी साइड वाटर डेप्थ होती है प्राइमरी क्लैरिफायर की, ये मैक्सिमम आप जो है 4 मीटर तक जाते हैं मैक्सिमम कोन से लेके और टॉप तक। साइड वाटर डेप्थ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जो रिटेंशन टाइम जो प्राइमरी क्लैरिफायर का होगा वो आपका 2.5 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक होता है। मतलब कि ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है डिफरेंट। अब आप जब एरिएशन टैंक में आते हैं तो एरिएशन टैंक में आप चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो हम ये एरिएशन टैंक एक्सटेंडेड एरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंडेड एरिएशन जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है। एक्सटेंडेड एरिएशन में जो एरिएशन टैंक का वॉल्यूम है, अगर आपकी 500 के करीब BOD आ रही है, 500 की इनलेट ऑफ द एरिएशन टैंक, तो आपका रिटेंशन टाइम जो है वो अराउंड 30 से 35 आवर्स के करीब होगा। यानी कि आपका अगर 1 लाख गैलन का प्लांट है पर डे का, 1 लाख गैलन को अगर मैं डिवाइड करूं 24 आवर्स पे, तो ये हो जाएगा तकरीबन 4200 गैलन्स पर आवर। ऐसे ही हुआ ना जी। तो आपका अगर 500 के करीब BOD है तो आपका जो रिटेंशन टाइम जो सा होगा, जो वॉल्यूम जो कंप्यूट करेगा एरिएशन टैंक का, वो तकरीबन 30 से 35 आवर्स होगा। यानी कि अगर आपका 4200 पर गैलन्स पर आवर फ्लो आ रहा है इन्फ्लुएंट, तो आप इंटू 35 करेंगे तो आपके टैंक का वॉल्यूम आएगा तकरीबन 146,000 गैलन। ठीक है, क्योंकि 500 से प्लस अगर हो तो क्या मतलब इसका कोई रेशियो क्या बैठ रहा है? देखिए मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ जस्ट टू इवेल्युएट फॉर दिस टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड एरिएशन, जो आपको स्लाइड के टॉप पे भी नज़र आ रहा है। ओके सर। राइट। अगर आपका BOD डबल हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका जो रिटेंशन टाइम है वो भी डबल हो जाएगा। You got my point जी। I am talking about the effluent nature of textile processing। हमारे पास जो BODs और CODs की जो है, ये इट्स long science and study and the technology. There are some effluent which have biodegradable BOD COD, like अब हम शुगर की बात करें तो उसमें शुगर केन से जो रेजिड्यूल आता है और जो एफ्लुएंट आता है, दैट इज़ ऑल बायोडिग्रेडेबल। तो उसके जो लॉन्ग चेन्स हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। जब हम टेक्सटाइल की बात करेंगे जिसमें डाइज स्टफ़ आता है, अगर आप PVA लेते हैं, PVA पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है। PVA जो है लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए उसकी बेस पे हमें ज़्यादा रिटेंशन टाइम चाहिए होता है। अगर आप स्टार्च के साथ कर रहे हैं जो कि फूड बेस्ड आपका बाइंडर है, तो स्टार्च जो है उसके लिए अगर स्टार्च यूज़ कर रहे हैं आप अपनी टेक्सटाइल में, तो स्टार्च इज़ मोर बायोडिग्रेडेबल एज़ कम्पेयर टू PVA। तो इसलिए रिटेंशन टाइम की जो कैलकुलेशंस हैं दैट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें हमें क्लाइंट का देखना पड़ता है और एट टाइम्स हमें क्लाइंट से एडिशनल डाटा भी लेना पड़ता है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जी हमें आप केमिकल कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। एट टाइम्स क्लाइंट जो हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट फॉर सेविंग मनी दे आर कूलिंग टावर बॉयलर में जिंक बेस्ड केमिकल यूज़ कर रहे हैं या क्रोमेट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि वो स्ट्रीम को किस तरह से हैंडल करना है कि वो जिंक और क्रोमेट भी, उसकी भी तो लिमिट होगी, NEQS में भी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी है। तो दैट नीड ए क्लोज लुक। और इंशाल्लाह व्हेन वी विल बी हैविंग अ सेशंस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, आई विल बी कीप ऑन एजुकेटिंग यू ऑन ऑल द पैरामीटर्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, आप किसी कस्टमर्स के साथ मिलते हैं या अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल एक नॉलेज ऑफ 30 years I can transmit in a maybe 3 hours
स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो बेसिक नॉलेज है जो मेरे आप किसी को मिलते हैं या आपके लिए फिजिबल हो, दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू गाइस. नहीं मलिक सर, still you should appreciate because you effectively summarize 30 years knowledge in this short time. Thank you very much. सर यू आर वेलकम सर. नाउ अब हमारा क्या होता है कि जब हम एरिएशन टैंक में हम बायोमास जनरेट करना शुरू करते हैं तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अचीविंग डिज़ायर्ड बायोमास, जिसको हम कहते हैं MLSS, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड, MLSS. हम जो बायोमास जनरेट SVI भी, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स भी एक मेजरिंग चीज़ है. मैंने कल शेयर किए थे आप लोगों के साथ कुछ डेफिनेशन ताकि आप फेमिलियर हो जाएं. आई होप यू गाइस वुड हैव रिव्यूड दैट ताकि आपको टर्म्स की जो है उसका नॉलेज हो, थोड़ा सा डिटेल हो. तो SVI होती है, MLSS होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं. तो अगर सपोज़ मैंने प्लान डिज़ाइन किया है कि बायोमास जो होगा या MLSS जो है वो 2500 होगा तो या 3000 होंगे, 3000 मिलीग्राम्स पर लीटर. तो वो उसमें मुझे वो अचीव करते हुए वो कम से कम 4 to 6 वीक लग जाते हैं, कोई भी वेस्ट वाटर प्रोसेस हो. यस, अगर आप बाहर से स्लज ला के सीडिंग कर लेते हैं तो मे बी आप 1-2 वीक्स रिड्यूस कर लें. अगर आप उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया डाल देते हैं तो मे बी आप 2-3 वीक रिड्यूस कर लें. बट never commit less than 4 weeks of incubation time for biomass. Right sir? अब दूसरा चीज़ आ गई कि अब हमारे पास आप देख रहे होंगे कि जब बायोमास जनरेट होना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली जब फूड मिल रही है कंटिन्यूसली और स्लज बन रही है, बायोमास जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास बायोमास बढ़ता जाएगा उस टैंक के अंदर, एरिएशन टैंक के अंदर. अब जब एक्सेस होगा, हमने इंटरमिटेंटली उसका वॉल्यूम लैब में चेक करना है कि 3500 के से अगर सपोज हमारी लिमिट है डिज़ाइन की, वो 4000 हो गया या 5000, तो आफ्टर ए ऑपरेशन ऑफ फ्यू वीक्स हमें पता लग जाता है, ऑपरेटर्स को ये पता लग जाता है कि जी के बायोमास बढ़ रहा है. अब जब बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं स्लज डिस्पोजल. हम कंटिन्यूसली, आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन है ब्लोअर्स के साथ जो कंटिन्यूसली रीसर्कुलेट करती है बायोमास को, वो सेकेंडरी क्लैरिफायर से ला के एरिएशन टैंक में रीसर्कुलेट कर रही है. अब रीसर्कुलेट का मकसद, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सेकेंडरी क्लैरिफायर पे बाद में जाते हैं. रीसर्कुलेशन का मकसद ये है कि बायोमास जो फ्रेश बना है वो दोबारा उसमें एंटर हो जाए एरिएशन टैंक में, और जो एक्सेसिव होगा वो सपोज़ हम कहते हैं कि 8 घंटे में हम एक फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि 8 घंटे में मैं 1 घंटे के लिए ब्लो डाउन कह लें लगाऊंगा तो स्लज डिस्पोजल कर दूंगा तो मेरे MLSS मेंटेन हो जाएंगे. तो फिर ऑपरेटर वो फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद, या इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं कि 8 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए वॉल खुल जाए और वो स्लज डिस्पोज हो जाए, क्योंकि इसमें स्लज रिटेंशन टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि जी आप 14 से 18 डेज तक, यार कुछ चाय पानी पिला दें. 14 से अराउंड 18 डेज तक जो है स्लज इसमें रहनी चाहिए, फिर नई स्लज आ जानी चाहिए. तो उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा स्लज जनरेट होती है उसको हम स्लज होल्डिंग टैंक में ले जाते हैं या स्लज ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं. अब हम जब एरिएशन टैंक से निकलते हैं तो अब इसमें तो MLSS हमारे बैक्टीरिया बायोमास जनरेट हो गया. अब जब यहाँ से एफ्लुएंट ओवरफ्लो करके सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाएगा तो सेकेंडरी क्लैरिफायर में स्लज वाटर सेपरेशन होगी. बॉटम के ऊपर स्लज सेटल हो जाएगी और ओवरफ्लो से क्लियर वाटर जो है वो आगे टैंक में चला जाएगा, जिसको हम
कोई भी नाम दे दें, फाइनल प्रोडक्ट वाटर टैंक कह लें या उसको कलेक्शन टैंक कह लें, वो एक हम नॉमनक्लेचर के लिए डिफाइन जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट में हम उसको कहते हैं सुपरनेटेंट साम या टैंक, क्योंकि ये सुपरनेटेंट वर्ड से कम्युनिकेट होता है कि जी कि ये सारा क्लीन टाइप वाटर है या ट्रीटेड वाटर है या जो भी है। मतलब ये मामला क्लियर है सर। जी, अब जो नीचे से जो इसके हमारी स्लज कलेक्ट होगी वो हमने एक पंप लगाया हुआ है बॉटम पे, क्लैरिफायर की बॉटम से कनेक्शन आ रहा है जो कि पार्टली स्लज को रिसर्कुलेट करेगा एरिएशन टैंक के फीड पे। अब कुछ स्लज रिसर्कुलेट होती रहेगी जितनी हमें डिज़ायर्ड है, और जब आप प्रोसेस प्लांट को स्टार्ट करते हैं ना जी, तो उस वक्त आपको 100% रिसाइकलिंग रखनी होती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है रिसाइकलिंग का हमारे पास? रिसाइकलिंग में ये है कि अगर आप रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो स्लज बनी हुई है एरिएशन टैंक में वो फॉर एवर रहेगी। स्लज को आई मीन कि वो भी 2 महीने पड़ी रहे थी, 3 मंथ्स वहाँ पे रिटेन रहे, लेकिन हमने हेल्दी बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए हम कहते हैं कि डिज़ाइन में कि 14 से 18 डेज़ के दरमियान जो है ना वो सॉलिड रिटेंशन टाइम होना चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह को 16 से 17 दिन का, जिस तरह आप कहते हैं सॉरी आई हैव टू गिव यू द एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जिस तरह 9 मंथ्स में बेबी हो जाता है, या आप चिकन देखते हैं तो वो 21 दिन में मुर्गी जो है वो अपनी बच्चे दे देती है, वो 2 महीने नहीं आप बिठा सकते तो इसी तरह बैक्टीरिया का भी एक हेल्दी बैक्टीरिया होगा ना जी, तो वो हेल्दी बैक्टीरिया विल गिव ए गुड परफॉर्मेंस। और इसमें सर प्री मैच्योर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? Premature, yes, this is the concept. When the bacteria will not get a food, इसका साइज छोटा होगा, ठीक है। उसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको लैब में लेके जाते हैं, स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि इस बैक्टीरिया की शेप कैसी है और इसका साइज क्या है, इसकी मोबिलिटी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि ये बड़ा मतलब ऐसे बताए तो थोड़ा सा बिल्कुल सीरियस मैटर है, जाहिर है सारी उस पर डिपेंड कर रही है चीज़ें। जी जी अच्छा, सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं? जी, सैंडी फैक्ट्री के अंदर हम नॉर्मली कुछ ऐड नहीं करते, लेकिन एट टाइम्स हम इसमें पॉलीमर ऐड कर देते हैं ताकि वो फ्लॉक्स वगैरह बन जाएं और वो सेटल जल्दी हो जाए। कलर मूव करने के लिए। और जी सर, देखिए हमारे पास 2 किस्म के पॉलीमर होते हैं। जो प्राइमरी क्लैरिफायर में यूज़ करते हैं वो हम कैटायनिक पॉलीमर यूज़ करते हैं, और क्योंकि आप जो फ्लॉक्स के ऊपर जो है ना वो जो चार्ज होता है उसके अपोजिट चार्ज को जब हम साथ मिलाएंगे तो वो कोएगुलेट होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज की होते हैं आपका सस्पेंडेड सॉलिड, और हम कैटायनिक पॉलीमर लगाएंगे तो वो बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग जब होगी तो फ्लॉक का साइज़ बढ़ेगा और फिर वो सेटल होगा। और इसी तरह जब आपने कभी कलर रिमूवल का इशू आए तो आप एनायनिक पॉलीमर डालते हैं कलर रिमूवल के लिए भी सेकेंडरी क्लैरिफायर में। कैटायनिक पॉलीमर, राइट। अब ये दोनों पॉलीमर्स डिफरेंट एप्लीकेशन में हैं, कलर भी हैं, रिमूवल के लिए भी हैं। अब आपने और इसके बाद जो आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो हम स्लज बॉटम से निकालेंगे, या तो ये स्लज होल्डिंग टैंक में चली जाएगी, और स्लज होल्डिंग टैंक से देन वी विल बी taking it to the dewatering system. Dewatering system may be comprises of sludge drying bed if the area is ample area is available with the clients. Normally in the sugar mill मैंने देखा है कि लोगों के पास काफ़ी ओपन लैंड होती है, तो दो प्रेफर टू कंस्ट्रक्ट द स्लज ड्राइंग बेड। जितना एरिया प्लांट को चाहिए होता है उसका 30% एरिया स्लज ड्राइंग बेड को नॉर्मली चाहिए होता है, तो वो का ह्यूज एरिया है। अगर आपके पास एरिया अवेलेबल नहीं है तो आप
फ़िल्टर प्रेस लगा सकते हैं। फ़िल्टर प्रेस के लिए मे बी आपको डिपेंडिंग अपॉन द स्लज कितनी क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी के हिसाब से मे बी वो आपको एक रूम साइज़ में भी मे बी 16 बाय 20 फीट के रूम में भी वो आपका सिस्टम। इसमें मलिक साहब इसमें संदर्भ है ये तो चले और शुगर वाली तो होगी, जो शहरों में हमारे सिटीज में लगी हुई है और जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट भी है, तो ये जो स्लज है हमारा जो सॉलिड फॉर्म है इसके डिस्पोजल का क्या सिलसिला मतलब किस तरह से होता है? देखें सर, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है। गवर्नमेंट ने ग्लोबली जो मैंने देखा है, स्लज डिस्पोजल जब आप के लिए जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ ज़रा प्लीज़ ये सुन लें पहले कि सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो स्लज प्रोड्यूस होगी वो बायोलॉजिकल स्लज होगी। उस बायोलॉजिकल स्लज को आप एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अब इसमें जो आपने बात की कि जो दुनिया में जो टेक्निक्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो आपको लैंडफिल एरियाज़ प्रोवाइड करती हैं क्लोज टू द इंडस्ट्रियल एरियाज़। आप क्या करते हैं कि स्लज को डी वाटर करने के बाद जब वो ड्राई हो जाती है तो उसको बैग्स में पैक करते हैं और वो बैग्स जो हैं वो लैंडफिल में जाके आप ड्रॉप कर देते हैं। और ये भी एक चीज़ ज़रा नॉलेज के लिए सुन लीजिएगा, अभी पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि जब आप कहीं भी डंप करेंगे स्लज को तो जब बारिश होगी, पानी आएगा तो उसकी लीचिंग होगी, वो फिर सॉइल में चली जाएगी, कंटेमिनेशन। तो जो हम ग्लोबली चीज़ें देखते हैं कि वो कंक्रीट का एक एरिया बनाते हैं मे बी 5-6 मीटर डीप और बड़ा सा, वहाँ पे जाके लोग पॉलीथीन के बैग में स्लज को डंप कर देते हैं। जब उसको डंप कर देते हैं तो जब वो फिल हो जाता है उसको ऊपर से टॉप से कवर कर देते हैं। मलिक साहब ये थोड़ा सा बताएं कि ये जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है ये हमारी गवर्नमेंट्स की नज़र आ रही है, सूबाई गवर्नमेंट को कह रही है, तो क्या अभी प्रैक्टिकली ये गवर्नमेंट कर रही है पंजाब में या सिंध में या कहीं भी नहीं हो रहा सर? लैंडफिल्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं है सर। बात ये है कि मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा आई एम सॉरी टू से दैट आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं हर आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी बट आई एम येस आई लव माई कंट्री। आप बात गवर्नमेंट से जब भी करते हैं, तमाम प्रोफेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमने इस मुल्क को क्या दिया? हम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ये सही बात है। हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है कि हम नौकरी छोड़ दें, हम उन्हें सारे हड़ताल कर दें जी कि ये आप पानी हमारे बच्चों को, क्या वो बच्चे हमारे नहीं हैं जो इस पानी से ख़राब हो रहे हैं? हाँ, तो हाँ फॉर द मेरा आपको इस ट्रेनिंग सेशन में ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो आप कर सकते हैं वो करें, अपनी एसोसिएशंस को जगाएं, अपने ओनर्स को जगाएं, अपने क्लाइंट्स को जगाएं। देखें, एक मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि बच्चा जब तक रोता नहीं है ना तो माँ भी उसको दूध नहीं देती। ये तो सही, जिसने बताई आपको सही बात बताई। स्टैंड फॉर योर राइट्स। आज हम एक एक करके कतरा कतरा दरिया बनेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कभी 10 साल बाद, 1 डिकेड के बाद, 2 डिकेड के बाद मुल्क तो ठीक होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। वी हैव टू फोकस ऑन आवर रोल्स, वी हैव टू फोकस ऑन आवर रोल। मेरा क्वेश्चन सबसे ये होता है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। शाम को बहुत से एंकर बैठे हैं, हर टीवी चैनल पे बैठे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपने चैनल को सेल कर रहे हैं। यूज़ योर ब्रेन। आप जब इस दुनिया से जाएं, आपके बच्चे के लिए ये प्राइड होना चाहिए कि मेरे बाप को लोग मेरे उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी से, उसकी ऑनेस्टी से, उसकी डेडिकेशन से पहचानते हैं। ये ना हो कि कल को आपका फैमिली, आपका बच्चा आपका नाम लेना भी जो है वो उसको गवारा ना करे कि यार कोई इसको पता ना लग जाए कि मैं मलिक हबीबुल्लाह सईद साहब का बेटा हूँ। यू शुड बी प्राइड फॉर योर फैमिली। बाप का नाम छुपा रहा हो। हाँ, छुपा रहा हो कि जी कि नहीं मैंने बताया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। चलें,
अब आपके अपना फोकस करते हैं और इंशाल्लाह कुछ बेहतरी अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिख दी है ना सर, जो रिस्क लिख दी है, जो पैसा आपके लिए लिख दी है, जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिख दी है, अगर 4 शादियां भी लिख दी हैं तो 4 ही होंगी इंशाल्लाह। सारे एक से ही तंग आए हुए हैं। ये तो डिबेट ये तो इसके लिए अलग सेशन करना पड़ेगा। अच्छा सर, कर लेंगे दादा। देखिए हम टेक्निकल सेशन कर रहे हैं, अनलेस कि वो थोड़ा सा लाइट ना हो। ये सर लाहौर आएंगे फेस टू फेस करेंगे सर कोरोना में आजकल शादी बड़ी सस्ती है, आपको भी उसको कुछ गिफ्ट नहीं देना पड़ता। कोरोना मास्क आप पहनाते हैं उसको, वो आपको पहनाती है और शादी हो जाती है। वो तो सही है, होम मिनिस्ट्री में तो अलर्ट है। चले इन लाइटर मूड, ताकि हम थोड़ा रिलैक्स कर लें सब, मतलब होता है कि चाहें। बहुत अच्छी बात है, नाइस टॉपिक। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आपके पास सुपरनेटेंट सम्प आ गया। अब ये जो आपके पास ट्रीटेड वाटर टैंक आया था लास्ट स्लाइड में, अब इसमें वो क्वालिटी आएगी जो आपके पैरामीटर्स आपके डिज़ाइंड हैं। यानी कि BOD 80 लेनी है तो वो आएगी, COD 150 है तो वो आ जाएगी। और इस स्टेज पे ये जो क्लोरीन डालना इसको जरूरी नहीं है क्या इसको? सर क्लोरीन जी, क्लोरीन हमने इसलिए डाला कि अगर इस पानी को अगर आप गार्डनिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या आगे आप रिसाइकलिंग में जाएंगे, तो इसमें जो बायोमास पानी में ट्रेवल होके आ गया है वो उसको डेड कर दें। बिल्कुल सही। ओके सर। बिल्कुल सही। ठीक है सर। ठीक है सर। ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक प्रेजेंटेशन दी है। जब आपको इस प्रेजेंटेशन पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देन वी विल डिस्कस मल्टीपल ऑप्शन, जिसका मैं ओवरव्यू अभी आपको दूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा कि आप सब जो है, जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है वो भी निकल जाए। सही। ठीक है ना जी। आप मुझे जितने सेशन कहेंगे, एक एक आइटम पे हम उतने सेशन रखेंगे, और आई वुड लव दैट माय टीम शुड लर्न। नेक्स्ट जी। थैंक यू सर। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हमारा है सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये दूसरी टेक्नोलॉजी है, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। ये दिस इज द सेकंड टाइप। प्रोसेस सेम है, ये भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ओके। अब होता ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं निकल रही, कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं निकल रही, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो स्क्रीनिंग भी वैसे, इक्वलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट वैसे है। तो हम ये काम करते हैं कि एक बैच में ले लेते हैं सब कुछ, उसको ट्रीट करते हैं डिफरेंट स्टेप्स में, और फिर उसको जो सुपरनेटेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अंदर भी डिफ्यूज़र लगते हैं, इसके अंदर भी एयर देनी पड़ती है। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। These are the 5 steps